नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हमारे साथ एक बार फिर से स्पेशल गेस्ट हैं जस्सी पेटवार, नारनौल से कांग्रेस के युवा विधायक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सियासी गलियारों में बहुत चर्चाएं हैं आजकल आपकी बयानबाजी को लेकर, और तेवर भी तलक हैं इस बार पहले से कुछ ज्यादा। तो पहला सवाल मैं उसी से रिलेट करते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ कि जस्सी पेटवार, नारनौल से कांग्रेस के विधायक, क्या हैसियत है, क्या वजूद है आपका इस चुनावी राजनीति में, हरियाणा की सियासत में? देखिए सुदेश जी, हैसियत की जहाँ मैं बात करूँ, और इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन तय करती है कि किसकी क्या हैसियत है। और जनता जब चाहे किसी की हैसियत बढ़ा सकती है और जब चाहे किसी की हैसियत को मिटा सकती है। मेरी हैसियत तो केवल और केवल नारनौल के आम जन की वजह से है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मेरी हैसियत है, वो केवल नारनौल विधानसभा के उन देवतुल्य वोटर्स की वजह से है। नहीं तो 32 साल के काम से किसान के बेटे को कौन पूछता है। और उन्हीं का दिया हुआ मेरा सब कुछ है, और मेरी हैसियत, मेरा वजूद सब नारनौल से है। ये सवाल मैंने इसलिए स्टार्टिंग में पूछ लिया क्योंकि ये सवाल पूछा गया आपके विरोधी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से। ये शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे अपने आप में हैसियत शब्द अच्छा नहीं लगा। हैसियत मतलब औकात, जिसको हम नेगेटिव लेते हैं कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। लेकिन वो जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने आपको बनाया, क्या वाकई में दिग्विजय चौटाला का हाथ है आपको कुछ बनाने में? देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। जो दिग्विजय चौटाला मेरी हैसियत पूछ रहा है, मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि भाई पैसे में तो मेरी दिग्विजय चौटाला के सामने कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारा हरियाणा लूट खाया और मैं एक छोटे से किसान परिवार से हूँ। पैसे के सामने तो मेरी हैसियत दिग्विजय के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर लोकतंत्र में जनता जनार्दन की और अगर भाईचारे की बात करें या कोई चुनाव संबंधित कोई बात करे, तो मेरी हैसियत दिग्विजय से कई गुना बड़ी है। दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा के अलग अलग जगह से 3 बार चुनाव लड़ा, और तीनों बार ये व्यक्ति 20-20 हज़ार के मार्जिन से प्लस से आ रहा है। कहीं 7.5 लाख से हार गया सोनीपत में, कहीं डबवाड़ी में तीसरे नंबर पे रहा, कहीं आपका जींद बाई इलेक्शन 15,000 से ज़्यादा वोट से आ रहा। और मैं पंचायती चुनाव तक की बात करूँ तो 3 इलेक्शन में मैं 2 इलेक्शन जीता हूँ। तो दिग्विजय से हैसियत मेरी बड़ी है। लेकिन क्योंकि ये बड़े घर के हैं और हम जैसे आम घर के लोगों की हैसियत समझते नहीं है, तो समय पे हैसियत तो जनता ने दिखाई है। इनको जनता ने ऐसा रिजेक्ट कर दिया है। दिग्विजय चौटाला की हैसियत तो यहीं से पता चल रही है कि जो व्यक्ति 2019 में 10 सीट लेकर के आए, जो अपने परिवार से, अपनी पार्टी से दगा करके, और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में जो कहीं पे दूसरे नंबर पर भी नहीं आए, जिनका 1% वोट तक नहीं आया, आज उनकी हैसियत मुझे बताने की जरूरत नहीं। हरियाणा की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, नकार दिया है। और ये केवल अब उसी बौखलाहट में ये व्यक्ति मेरे ऊपर की बात हो या अलग अलग बहुत सारे सीनियर नेताओं के ऊपर जो ये आरोप लगा रहा है, ये तो ये बयां कर रहा है कि लोकतंत्र में इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। आपसे इतना प्यार क्यों दिग्विजय चौटाला को? ये सवाल तो उन्हीं से करना चाहिए आपको कि आपको भी लगता होगा ना, आप तो लंबे टाइम तक साथ तो रहे। मैं तो लंबे समय तक, देखिए मैं कभी दिग्विजय चौटाला एक बात कह रहे हैं कि मैंने उनको इंसो का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, तमाम चीजें मैं हाथ पकड़ के लेके आया। और वो कह रहे हैं कि मैं जब 2013 में राजनीति में आया, वो कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला जी, मैं 2009 में एक्टिव हुआ, 2011 में मैं युवा इनेलो का पदाधिकारी बन चुका था। ये 13 में बना है इंसो का पदाधिकारी, मैं 2011 में युवा इनेलो का स्टेट बॉडी का मेंबर बन गया था। 2011 से लेकर के 2020 तक मैं अलग अलग पदों पर युवा एनएलडी में रहा। मैंने इनके साथ काम किया, चाहे दिग्विजय जी की बात हो, चाहे दुष्यंत जी की बात हो, चाहे चौधरी अभय सिंह जी की बात हो, चाहे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की बात हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात हो। मैंने इनके साथ पूरा जी जान लगाया, अपना सब कुछ मेहनत की, सब कुछ। कभी हर हफ्ते, हर 10 दिन में इनकी कोई ना कोई रैली होती, उसमें मेरी जिम्मेवारी लगती। बड़ी रैली में जहाँ कई बार 2-2 हज़ार आदमियों की जिम्मेवारियां लगती थी। हमने, आज मैं उस एक बार फिर वो हैसियत वाली बात करता हूँ, हैसियत तो दिग्विजय चौटाला जैसे लोगों की हमने बना दी। इनके लिए
आदमी ढो ढो करके, इनके लिए रैलियों में गाड़ियां ले जा कर, इनके कार्यक्रम करके, इनकी हैसियत तो पैदा हम लोगों ने की है, जो आम घरों के जो लड़कों ने जो इनके लिए प्रयास किए हैं। रही बात दिग्विजय चौटाला में अगर दम है तो मेरा ये चैलेंज स्वीकार कर ले। दिग्विजय चौटाला को लगता है कि उसने मुझे कभी इनसो का पदाधिकारी या इनसो का प्रधान बनाया है, तो सीधी सी है, या तो मैं सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, नहीं तो दिग्विजय चौटाला स्वीकार करे और घर राजनीति छोड़ के घर बैठ जाए, अगर मैं कभी दिग्विजय चौटाला का पदाधिकारी रहा हूं तो। क्योंकि ये कह रहा है ना, ये तो मेरा चेला है। हमने तो देखो राजनीति में दो चीजें मेरे लिए, तो ये इस व्यक्ति की सोच कमाल की है, कितना बड़ा बड़बोला ये व्यक्ति है कि जो व्यक्ति चेले बना रहा है राजनीति में। हमने सुना था जब आईएनएलडी में क्योंकि मेरा तो सारा इलाका कभी आईएनएलडी का हुआ करता था, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से प्रभावित था। तो जब मैं आईएनएलडी में आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनेलो के थे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और चौटाला साहब के बारे में एक बात, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की बात हो, चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात हो, चाहे और सीनियर नेताओं की बात हो, अशोक अरोड़ा जी की बात हो, चाहे उस टाइम रामपाल माजरा जी होते थे, बहुत सारे सीनियर और नेता होते थे, संपत सिंह होते सब संपत सिंह जी होते थे, और भी जो सब एक बात कहते थे कि इस पार्टी में नेता केवल एक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बाकी सब कार्यकर्ता है। और मेरे लिए भी यही है कि या तो राजनीति में आपके साथी हो सकते हैं जो आपके लिए जी जान से आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके एक इशारे के ऊपर हर जगह खड़े मिलते हैं, तो या तो आपके साथी हो सकते हैं या कार्यकर्ता हो सकते हैं किसी की, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात हो, बड़े सीनियर नेता रहे, मास लीडर, जो जन नेता जिसको बोलते हैं, उनके आज हम कह सकते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो बात चेले वाली बात है, ये राजनीति में पहला ही आदमी हमने तो हरियाणा के इतिहास में सुना है जो चेले बना रहा है। चेले तो बाबा के तो चेले हमने सुने थे, जो नया बाबा आया। मैं तो इसके साथ वालों से भी कहना चाहता हूँ, जो कुछ एक भाई 1% जो बचे हुए हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई इससे क्लियर कर लो दिग्विजय चौटाला से, युद्ध हमने भी चेला मान रहा है कि या साथी मान रहा है जो आप इसके लिए नारे लगा रहे हो। क्योंकि मेरे को तो इनके नारे लगाने का या इनके साथ काम करने का इनाम मिल गया, मेरे को तो कहने लगा भाई चेला है मेरा, तो मैं तो इन आप सबसे भी ये भी कह रहे कि भीख मांग कर बने हो आप। हाँ, बिल्कुल। एक और बात सुनी कि भी जस्सी पेटवाड़ कि जब हमें विधायक बनना होगा हम बन जाएंगे। जस्सी पेटवाड़ तो भीख मांग के विधायक बना है और हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं दिग्विजय चौटाला जी को कहना चाहता हूं भाई बिल्कुल मैंने भीख मांगी है और मैं हर बार मांगूंगा, आगे भी मांगूंगा। मैंने नालनुंद के लोगों से भीख मांगी है, मैंने जोड़ी करके बकायदा मैंने नालनुंद के लोगों से भीख मांगी है कि भाई आप लोग मुझे एक मौका दो, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरा सपना है कि मैं विधायक बनूं और इस नालनुंद के जन जन की सेवा करूं, इस नालनुंद को नई ऊंचाइयों पर लेके जाऊं, और मैं ये भीख हर बार मांगूंगा। रही बात गिड़गिड़ाने की, किसी नेता के सामने तो आज तक जस्सी पेटवाड़ गिड़गिड़ाया नहीं। हाँ, मैं मेरी नालनुंद की जनता के सामने 100 बार गिड़गिड़ाऊं, उनसे भीख मांगूं, वो मेरा और मेरे नालनुंद के लोगों के बीच का प्यार और आशीर्वाद है। मैंने अगर भीख मांगी तो मुझे भिक्षा भी मिली। मैंने 3 बार भीख मांगी, 2 बार मेरे नालनुंद के लोगों ने मुझे भिक्षा डाल दी। इसको तो ये तो 3 हरियाणा के अलग अलग 3 कोणों में गया, इसको तो वहां भिक्षा भी नहीं दी लोगों ने, इतना रिजेक्ट कर दिया। और इसके लक्षण देख के, और हरियाणा में कहा करेंगे बोला लक्षण देख के, बोला इसके लक्षण देख के उन्होंने इसको रिजेक्ट करने का काम किया। तो मुझे कोई ये बात कहने में कोई दोहराए नहीं, ना मुझे किसी बात की शर्म कि मैंने तो नालनुंद के लोगों से भीख मांगी है और मैं वो मांगता रहूंगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सब कुछ है, देने वाले तो वही लोग हैं ना। अब जब मैं उनसे नम्र करके निवेदन करके उनसे मांग रहा हूं, चाहे आप उसे भिक्षा समझ लीजिए, चाहे आप उनको उसको आशीर्वाद समझ लीजिए, मैंने मांगी और मुझे कोई शर्म नहीं। बाकी भगवान ना करे कि कभी किसी आम घर के बेटों को इस जैसे व्यक्ति से भीख मांगनी पड़े, दिग्विजय चौटाला जैसे, या इनके किसी परिवार के व्यक्ति से भीख मांगनी पड़े। क्योंकि ये लोग, इनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि ये एक चीज को, ये कभी आम घर के, कभी आज इनका इतिहास उठा लीजिए, इनको कभी भी आम घर का कोई बच्चा आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं, कभी सहन नहीं हुआ। चाहे आप उठा लीजिए आम घर से चौधरी जयप्रकाश जी चले थे, उनके ऊपर केस डाले गए। आप उठा लीजिए आज स्वर्ग में है तेजी मान जी के ऊपर केस डाले गए। आप उठा लीजिए आनंद सिंह दांगी जो मैम से हैं, उनके ऊपर केस डाले गए। आप उठा लीजिए
कर्ण सिंह दलाल जी को, उनके ऊपर केस डाले गए। बहुत सारे नाम है, मैं कितने के नाम गिनाऊं। आज मैं मेरे ऊपर आरोप लगाने का इसका अर्थ क्या है? सिर्फ ये है कि भाई पता नहीं तुम्हारे पास था, कैसे विधायक बन गया तुम्हारी। ये तो लोग, इनकी तो एक सोच है कि भाई जो ये मारे जैसे आम करके है ना, इनकी सारी उम्र दरी बिछाई जाओ। बनना तो इन्हें है कुछ न कुछ, यही बनेंगे और हम दरी बिछाने खतरा। दरी नहीं, एक मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। कल से पोस्ट वायरल की जा रही कि आज जो लेना चाह रहे हमें लपेटे में, हमारे पीछे खड़े रहते थे जूस ले प्लेटों में। एक वीडियो आपका वायरल किया जा रहा है, जबकि इस चीज की जो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी या कांग्रेस में इस बात को लेकर तारीफें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कहते हैं कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाता है बड़ी पार्टियों में। और यहां आपको लेकर ये कमेंट्स की जा रहे हैं कि कभी आप प्लेट लेकर जूस की हमारे पीछे खड़े रहते थे। अच्छा, अब आइडिया लगा लीजिए, केवल इस सोच से आइडिया लगा लीजिए। एक सुदेश जी, एक 2000 शायद 16-17 की बात है, एक कार्यक्रम हमारी हिसार जीजे यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हुआ था। उस यूनिवर्सिटी में दिग्विजय चौटाला जी अनशन के ऊपर बैठे थे। तो ये अनशन के ऊपर जब बैठे थे तो उस अनशन में जब 3-4 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम, और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये इतना फ्लोप हो चुका था, दिन में 15 आदमी उस अनशन पे नहीं बैठते थे। सुबह शाम आए, नमस्ते किए। इसको भीख मांगनी पड़ी युवा एनएलडी के कार्यकर्ताओं से, मेरे जैसों से, कि यार इन 100 वाले लड़के तो बैठ नहीं रहे, कम से कम आप युवा वाले आओ और बैठो और मेरे इस अनशन को आप कामयाब करो, नहीं तो ऐसे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरे पास वीडियो फोटोज मिल जाएंगे। मैं एक दिन की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला ने मेरी लगाई कि आपको एक दिन 1000 बच्चे लेके आने और पूरा दिन धरने को चलाना है, और सबकी अलग अलग जिम्मेवारियां लगी थी। उस दिन हम गए, बाई चांस उस दिन वो अनशन भी समाप्त हो गया। तो अशोक अरोड़ा जी जूस पिलाने के लिए आए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे अरोड़ा साहब, स्टेट प्रेसिडेंट थे। अब वो जब मैं वहां खड़ा हूं तो वो जूस के गिलास हैं जो रखे, जो वहां जो जितने भी अनशन करता बैठे थे वहां के ऊपर, 2-4 और बैठे थे दिग्विजय के साथ, तो उसमें प्लेट में जूस रखा था। मैंने वो जूस अरोड़ा साहब को दिया, अरोड़ा साहब ने इन सबको एक एक घूंट पिला करके इनका अनशन समाप्त करा दिया। अब इनकी सोच देखिए कहां से, किस तरीके से जोड़ के खड़े हैं। ये तो शुक्र है, चलो मेरे जैसे को तो ये कह लेगा, मैं तो इसको जवाब देना अच्छे से जानता हूं। लपेटे में लिया आपने? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा लपेटे में नहीं। अभी इस बार इसने माड़ के छाते में हाथ लगाया है। मतलब जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता के बारे में, अपने साथियों के बारे में ये सोचता है, मैं इससे बड़ा हूं उम्र में, मैं इससे सीनियर भी रहा हूं, ये 2013 में आया, मैं 2009 में आ चुका हूं, और उसके बारे में ये सोच है कि प्लेट ले हमारे सामने खड़े रहते थे। अब मेरे घर कोई आप आए हो, मैंने आपको भी कॉफी पिलाई है, चाय पानी पिलाया है, तो उसमें शर्म क्या है यार? अपने मेहमान को आप आदर करो, सत्कार करो, तभी आपके पास कोई आएगा। बाकी कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि आज जो लगे उनके पीछे, कल को उनको बोल देंगे दरी बिछा रहा था मेरे लिए। हाँ, चेले बोलेगा। जो 10 लोग आसपास रहते हैं, वो जो लोग आसपास रह रहे हैं वो बोलेगा, ये फिर उनको चेले बोलेगा, ये तो मेरा चेला होता था, हमारे आगे प्लेट उठाए घूमता था। ये तो सोचना चाहिए भाई, जो 1% इनके दौरे बच रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए और ये उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये आदमी कहेगा ये मेरे आगे प्लेट उठा के घूमता था, मेरा चेला था। यहाँ ये नहीं होना चाहिए था कि हाँ चलो हमारे साथ थे और आज विधायक बन गए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आसपास के जो 10 लोग भी हैं उनको हौसला मिलता है कि चलो हमें आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे कभी दिग्विजय। अब मैंने आईएनएलडी में काम किया, अलग अलग लोगों ने आईएनएलडी में काम किया और अलग अलग पार्टियों में, कोई बीजेपी में। आज जितनी बीजेपी है, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, 90% कैबिनेट जो है हरियाणा की बीजेपी की, 90% कैबिनेट कांग्रेस, आईएनएलडी या जेजेपी से है। तो पार्टियों में आना जाना तो लगा रहेगा, सम्मान तो रखिए आप कम से कम। अब जो लोग कहते हैं कि ये मेरे को कह रहे हैं, या फिर 1-2 इनके जो साथ वाले वो कहते हैं कि इन्हीं ने राजनीति में आगे, जैसे ये कह रहा है ना, मैंने ही राजनीति में आगे बढ़ाया। अब ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन आप एक बात बताओ, सुबह से शाम इन नल्लों के बारे में, चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में ये गलत बोलते हैं दोनों भाई, इनको किसने आगे बढ़ाया था? जब ये राजनीति में आए, सक्रिय रूप से राजनीति में आए, अजय सिंह चौटाला जी जेल में थे।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे, तो इनको तो अभय सिंह चौटाला ने आगे बढ़ाया। फिर वो लोग इनको ये क्यों नहीं कहते कि भाई दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, जवान को लगाम लगाओ, आपको अभय सिंह चौटाला ने आगे बढ़ाया है, आपको उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। मतलब एक आम घर के लड़के को तो शिक्षा दी जा रही है कि इन्होंने ही आपको आगे बढ़ाया है, औकात में रहो। इनको कोई शिक्षा नहीं देने वाला, क्योंकि ये बड़े घर से, इनके पीछे चौटाला लगता है। इनको भी तो कोई शिक्षा देने वाला होना चाहिए कि जिस अभय सिंह चौटाला ने उठा करके आपको एमपी बना दिया, 2013 में इसको इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में बनाया था, अभय सिंह चौटाला ने घोषणा करी थी, फिर क्यों बोलते हैं उनके खिलाफ? आदरणीय नैना जी जब 2014 में विधायक बनी, अजय सिंह चौटाला जी जेल में थे, फिर नैना जी क्यों बोलती हैं अभय सिंह जी के खिलाफ? सारा जहर आईएनएलडी के खिलाफ ये बकते थे। आजकल इनके निशाने पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज जो इतनी बड़ी बड़ी जबान निकल रही है इसकी, दिग्विजय चौटाला की, किसान आंदोलन पे क्यों बंद थी इसकी जबान? 4.5 साल हर मुद्दे के ऊपर इसकी जबान का ताला क्यों लगा हुआ था? तब जब वो युवा देवीलाल जेजेपी के सबसे ऊंचे, सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला 4.5 साल किस कंडीशन पे चुप थे? केवल एक ही कंडीशन थी, बीजेपी ने कह रखा था दोनों भाई माल खाओ जितना खाना है, मलाई खाओ, लूटो हरियाणा को जितना लूटना है। बस एक शब्द बीजेपी के खिलाफ या हमारे किसानों के साथ या किसानों के समर्थन में नहीं बोलना। तो ये हालात हैं। लेकिन दिग्विजय आज जहां भी जाते कहते बीजेपी से टक्कर अगर कोई ले सकता है तो वो जेजेपी पार्टी मैं ले सकता हूं, हम ले सकते हैं। कमाल की बात है। और दूसरा ये भी कि उनके पिताजी कहते हैं कि हमारा तो जन्म भी कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। कभी मिलेंगे तो सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा उनसे भी। अब मुझे बड़ी हैरानी है कि ये व्यक्ति कितना बड़बोला ये व्यक्ति हो सकता है। आप एक छोटी सी बात बताइए सुदेश जी, आप एक पत्रकार हैं, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को वो हरा सकते हैं जो उनके सामने मजबूती से खड़े हों। अब जो व्यक्ति सड़क से लेकर के सदन तक मजबूत हो वो हरा सकते हैं। आज कांग्रेस के 37 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 सांसद हैं। हरियाणा की मैं बात करूं तो चलो आज 5 तो कहा आपने। 5 सांसद हैं, 37 विधायक हैं। अब जिन लोगों का वो तो बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी, और जिन लोगों का 1% वोट भी पूरे हरियाणा में ना आया हो, जिन लोगों को पूरे हरियाणा में कहीं दूसरे नंबर की पोजीशन ना मिली हो, वो कैसे बीजेपी को हरा सकते हैं? मुझे तो बड़ी हैरानी कि मतलब कितनी बड़ी दिलेरी से झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम लोग तो वो हो। अब इनके पिताजी ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सारी बात खोल दी कि भाई हमारा जन्म तो कांग्रेस विरोध के लिए हुआ है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी का विरोध ही नहीं करते। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, सेंटर में भी और हरियाणा में भी। ये लोग कभी भी बीजेपी का विरोध नहीं करते। इनके निशाने पे हमेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी रहते हैं। लेकिन एक ही परिवार से 2 तरह की बयानबाजी होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसके पीछे की राजनीति है? क्या इसके पीछे का सच है? सिर्फ एक है, ये दोनों के दोनों मौका पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो। जो लोग, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल नहीं खा सकती, जो लोग सरेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हों, 4.5 साल उनके साथ रहे और लोकसभा चुनाव से ऐन मौके पर पहले आउट हो गए हों, वो लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी को मतलब टक्कर दे सकते हैं? इनका एक ही मकसद है, लोगों को बहला के, फुसला के इनके वोट लूटने का काम करो, और जब जरूरत पड़े भारतीय जनता पार्टी को तभी उनके आगे सरेंडर हो जाओ। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत आज के दिन हरियाणा प्रदेश में है। 39% वोट कांग्रेस पार्टी का आया है, 39% वोट ही बीजेपी का आया है। 0.3 का फर्क है दोनों में। तो कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है। और मैं तो एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी को इस प्रदेश से बाहर करना चाहते हैं, उनके पास केवल एकमात्र विकल्प है कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी।
पर बात तो ये भी है ना जैसे जी कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव था वहां जनता ने मूड बनाया हुआ था और ये आरोप लगातार विरोधी लगा रहे हैं कि आया हुआ राज खो दिया बाबू बेटे ने, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो दबी जुबान में कांग्रेस के नेता वो भी कहते हैं, एनएलडी के नेता भी कहते हैं, जेजेपी के भी कहते हैं कि राज आया हुआ था, पुत्र मोह में खो दिया। और क्योंकि हम दिग्विजय से शुरुआत कर रहे हैं अपनी बातचीत की, दिग्विजय तो अब डंके की चोट पर जगह जगह कहते घूम रहे कि बाबू बेटे ने पुत्र मोह में सारा कुछ बना खो दिया, हरियाणा का नाश कर दिया। यहीं से जवाब दे देता हूं। दिग्विजय चौटाला कहते हैं पुत्र मोह। सुदेश जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता और मैं जवाब देना जानता हूं क्योंकि मुझे सच पता है, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूं। जब कभी बात मेरे किसान मजदूर के खिलाफ आएगी, जो विचारधारा किसान और मजदूर का नुकसान करेगी, मैं उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, चाहे कोई भी हो। दिग्विजय चौटाला पुत्र मोह की बात करते हैं। घर की पार्टी जेजेपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बेटा, आदरणीय नैना जी बाडरा से विधायक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की पत्नी, और दिग्विजय चौटाला इन शो का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाद में महासचिव बने। घर में 4 आदमी, चारों के चारों आदमी पोस्ट पे बैठे और तुम लोग पुत्र मोह की बात करते हो। कम से कम पुत्र मोह की बात तो वो तो करे जो मतलब जवाब देने लायक हो, और ये लोग पुत्र मोह की बात करते हैं। कौन आज इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है सुदेश जी जो ये नहीं चाहता? कौन पिता ऐसा है? हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा कामयाब हो। आज सवाल कौन उठा रहा है? वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके बेटे बेटियां, जिनके भतीजे राजनीति में अग्रणी उस पे खड़े हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे पुत्र मोह पे सवाल करते हुए अच्छे नहीं लगते। रही बात राज खोने की बात, राज खोने पे आ जाइए। सुदेश जी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूं, आप एक आम आदमी की तरह जवाब मुझे देना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी को फायदा कब था? जब वो मुख्यमंत्री बनते या नहीं बनते? एक सिर्फ हाँ ना में जवाब चाहिए आपसे। ऑब्वियसली जब बनते तभी राज आता, तब फायदा था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते तो उनके पुत्र को सबसे ज्यादा फायदा तो तब था। दीपेंद्र हुड्डा जी को तो फायदा तब था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनते। अब मुझे यह समझ नहीं आ रही कि जो व्यक्ति ये बात कर रहे हैं, और मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं एक बात, डंके की चोट पे मैं बता सकता हूं, मैं पूरे हरियाणा में मेरा, खासकर नौजवान मेरे साथियों में मेरा बड़ा, परमात्मा की दया से मेरा अच्छा भाईचारा है। जहां जिन लोगों ने कभी, या 2024 में, जिन लोगों ने 2024 में, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इस बार कांग्रेस को वोट दिया, तभी तो 39% वोट आया है। आज तक इतिहास रहा है हरियाणा में, जिस पार्टी का 39% वोट आया वो सरकार में रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था, कांग्रेस नहीं रही। दुर्भाग्य था हमारा, हम जैसों का। नहीं, सिर्फ दुर्भाग्य के भरोसे चल सकते हैं, ये आश्वासन देकर काम चल जाएगा? नहीं, आप ये बात मानेंगे नहीं कि पुत्र मोह तो था, प्रोजेक्ट किया जा रहा था वहां से दीपेंद्र हुड्डा को। और बाकी जो आपके ही एक सवाल बहुत लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में पूछा और बोला कमेंट करके कि 2 सीटों ने नाश कर दिया, राज आता हुआ रह गया। ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि नांदोद सीट और एक उकलाना सीट की वजह से कांग्रेस बाजी हार गई। ठीक है, मैं जवाब दूं। दुष्यंत चौटाला को प्रोजेक्ट किसने किया? अजय सिंह चौटाला ने। ओम प्रकाश चौधरी देवीलाल ने किसको प्रोजेक्ट किया? ओम प्रकाश चौटाला जी ने। ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसको प्रोजेक्ट किया? अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी को। इन्होंने किसको प्रोजेक्ट किया? अभय सिंह चौटाला जी के बेटे भी विधायक हैं और अजय सिंह चौटाला के बेटे भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। किरण चौधरी जी ने किसको प्रोजेक्ट किया? श्रुति चौधरी जी को। राव इंद्रजीत जी ने किसको प्रोजेक्ट किया? आरती राव जी को। कौन ऐसा है जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को प्रोजेक्ट नहीं करता? सब करते हैं, करना भी चाहिए। हर बाप चाहता है उसका बेटा उसकी विरासत संभाले। ये बेटे के ऊपर, काबिलियत के ऊपर तय करता है कि उनकी काबिलियत से वो उनकी विरासत को कैसे संभालते हैं। अब चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को आज दिग्विजय जैसे लोग कैसे संभाल रहे हो तो सबको पता है। लेकिन सब ये प्रोजेक्ट करना जरूरी है। जब आप ये सोचो कि आज मैं भी चाहूंगा कि भी मेरा बेटा मेरे से ज्यादा कामयाब हो,
आप भी चाहेंगे आपके बच्चे आपसे ज्यादा कामयाब, ये अलग अलग क्षेत्र की बात हो सकती है, वो कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। कोई आप शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब हो सकता है, कोई आईपीएस आईएएस बन के कामयाब हो सकता है, कोई विधायक बन के कामयाब हो सकता है, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। लेकिन जब चुनाव हुए, जब चुनाव चल रहे थे, लोकतंत्र में सुदेश जी नेता के हाथ में नहीं होता, लोकतंत्र जनता के हाथ में होता है। इस बार ये लोकतंत्र लोगों का दिया हुआ लोकतंत्र नहीं है, ये छीना गया। जब जिस दिन इस हरियाणा प्रदेश के और इस देश की जनता को जवाब मिल जाएगा, मैं उस दिन आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। 5 तारीख को वोटिंग हुई तो शाम को 7 बजे तक पूरे इतिहास में, आज तक के इतिहास में, देश प्रदेश के इतिहास में टोटल मिल जाता है आपको कि इतना % वोट पोल हरियाणा में हुआ या इस सीट के ऊपर हुआ। अब कमाल देखिए आप, 6 तारीख को वोट परसेंटेज चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया, 7 तारीख को चुनाव आयोग ने वोट परसेंटेज बढ़ा दिया। मतलब लगातार 3 दिन तक 5, 6 और 7, 8 को गिनती थी, 5, 6 और 7 को लगातार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी टीम है जो बैकडोर से उनके लिए काम कर रही है। अब आप ईमानदारी से जवाब दे, मैं सबसे चाहता हूं, जो लोग सवाल कर रहे हैं मैं उनसे भी जवाब चाहता हूं। लगातार 3 दिन कैसे चुनाव के आंकड़े बदल सकते हैं, कैसे वोट बढ़ सकते हैं? और ये तो सब चैनलों पे चला है। संदीप चौधरी जी ने इसको उठाया है और भी बहुत सारे, अजीत अंजुम जी ने भी इसको उठाया है कि भाई आप कैसे हर रोज आंकड़ों को बढ़ा सकते हो? आपको क्या चुनाव आयोग को, मतलब 5 तारीख को वोटिंग है, आज तक का इतिहास उठा के देखिए 2014 से पहले का, तो चुनाव आयोग को 2 घंटे में सारे आंकड़े मिल जाया करते पूरे देश के, और 3 दिन तक आंकड़े बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 महीने में 70 लाख वोट नए बन गए। फिर ऐसा क्यों बोलते कि जस्सी पेटवाड़ की सीट की वजह से कांग्रेस हार गई? इसका जवाब उकलाना की सीट की वजह से मैं इसका जवाब दे देता हूं। 2019 में नालुन से 5000 वोट कांग्रेस को आए थे, उकलाना से 2200 वोट आए थे कांग्रेस को। माननीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति सर्वे में आएगा हम सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे, और राहुल गांधी जी पैरवी कर रहे थे कि हम जंगी घोड़ों को मैदान में उतारेंगे, बारात के घोड़ों को हम बारात में नचाएंगे। हम दोनों, चाहे विधायक नरेश सेलवाल जी की बात कर लीजिए, 27,000 वोट से चुनाव जीते नरेश सेलवाल जी। मैं जो सीट, अब एक छोटी सी बात बताइए आप, मुझे क्या विरासत में मिली थी ये सीट? मुझे तो विरासत में नहीं मिली। जहां कांग्रेस की 4 बार जमानत जब्त हो चुकी हो, जो 52 साल बाद कांग्रेस जिस सीट पे जीती हो, आप हालात का अंदाजा लगा लीजिए वहां कांग्रेस के हालात क्या थे। जस्सी पेटवाड़ ने इतनी मेहनत कर दी, मैंने इतनी मेहनत कर दी कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उस आश्वासन के ऊपर कि जो मजबूत होगा, जो सीट निकाल के देगा उसको टिकट देंगे, उसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत कर दी कि जिन लोगों ने 20 साल तक राजनीति छोड़ी हुई थी उनका भी मन कर गया था टिकट लेने को। वो बरसाती मेंढक बोलते हैं आप उनको? बिल्कुल, मैं बरसाती मेंढक बोलता हूं। कि वैसे जमीन पर नहीं दिखते, और जब कभी नहीं, जब चुनाव आता है तब दिखते हैं। पर उनकी रैली में भी बहुत भीड़ थी और वहां पर नाम भी अनाउंस हो गया आज था। वो चलिए मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जवाब दे देता हूं आपको। जो सीट 52 साल में हमने जिता करके पार्टी की झोली में डालने का काम किया, जो उकलाना सीट पे 2200 वोट आए और उस पे आप 27,000 से जीत रहे हो, तो आप कैसे हम लोगों को दोषी ठहरा सकते हो? अब देखिए, अब जो आप, मुझे पता है क्या सवाल आप करने वाले हैं, मैं पहले ही जवाब उसका दे देता हूं। देखिए, एक दायरा होता है पार्टी में, और कुछ चीजें केवल हाईकमान पूछ सकता है, तय करता है, पूछ सकता है, हम नहीं पूछ सकते। हम तो ये कह सकते हैं, मैंने और नरेश सेलवाल जी ने जो जिस उम्मीद, अब जस्सी पेटवाड़ में तो इतना दम नहीं कि 90-90 सीटें जिता दे, हमें तो जिम्मेवारी मिली थी नारनून जिताने की, रुकलाना जिताने की श्री सेलवाल जी को, और मुझे मिली थी नारनून जिताने की। हमने वो सीट एक बहुत बड़े मार्जिन से पार्टी की झोली में डालने का काम किया। धन्यवाद पार्टी हाईकमान का, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने दोनों के दोनों एक आम परिवार से उठा करके हमें टिकट दी, और नारनून और रुकलाना की जनता ने हम दोनों भाइयों को विधायक बनाया। हम तो धन्यवाद कर सकते हैं। रही बात इसके अलावा, मुझे वो कभी गणित आज तक समझ नहीं आया जो लोग कहते हैं कि नारनूंद की सीट से गए। अगर नारनूंद हार जाते तो आप दोष दे सकते थे कि नारनूंद भी हार गए
और भाई आसपास की सीटों पे सीटों पर गलत असर फर्क पड़ा। असर पड़ा। अब नालंदा आप जीते हो, आसपास की सीटों पे अच्छे असर गए हैं, उकलाना की लहर से, नालंद की लहर से, आप जुलाना की बात कर लीजिए, आप टोहाना की बात कर लीजिए, आप आदमपुर जीते। सबसे बड़ी बात, जिस कांग्रेस के पास हिसार जिले में एक सीट नहीं थी, आज हम 3 विधायक बने। आदमपुर से तो चंद्र प्रकाश जी जीते, नरेश सेलवाल जी जीते, नालंद से मैं जीता। तो हमने 100% अपनी पार्टी को पूरी नीयत और पूरी मेहनत लगन से हमने सीट जिता करके दी है। ना मुझे उस गणित में जाना जो लोग ये कहते हैं कि भाई क्यों नहीं आया। नाराजगी क्यों नहीं दूर हो रही है आपकी कुमारी सैलजा को लेकर? मुझे कोई नाराजगी, ईमानदारी से कहूं, मैं शैलजा जी का दिल से सम्मान करता हूं और हमारी पार्टी की बड़ी सीनियर नेता हैं का सम्मान करता था, करता हूं, करता रहूंगा। और मुझे शैलजा जी से ईमानदारी से, मैं दिल की कह रहा हूं, मुझे उनसे कोई पीड़ा नहीं। कभी बातचीत हुई चुनाव के बाद या उससे पहले कभी कोई मुलाकात? हाँ, मैं मिला था एक बार, एक शादी, इस रिजल्ट के बाद। बिल्कुल, शादी में मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने भी अच्छे से रिस्पोंड किया। और देखिए, राजनीति में कभी कोई परमानेंट नहीं होती कोई चीजें, दुश्मनी है, वो अपनी जगह जायज है कि वो किसी और के लिए जोर लगा रही थी जो उनके कार्यकर्ता होंगे। मैं अपनी जगह हूं कि मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे मेरी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने टिकट दिया, हुड्डा साहब ने मुझे इस लायक समझा कि भाई हमें ये सीट जीतनी है और आप सबसे मजबूत हो सर्वे में, आप जिता के दे सकते हो। माननीय राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दी, हुड्डा साहब ने मुझ पे विश्वास जताया और किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। नॉर्मल बातचीत हुई आपकी या फिर कुछ और राजनीतिक बातें भी हुई जब मुलाकात हुई आपकी? नहीं, नॉर्मल बातचीत की। बहन जी आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैंने कहा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। कड़वाहट, मैं कभी मतभेद हो सकते हैं, मेरे कभी मन भेद नहीं होते, मैं मन भेद नहीं रखता किसी से। जो ठीक है, बारात गई, बात गई, बीत गया, चुनाव का नतीजे आ गए। दिक्कत हमारी ये रही कि हम सरकार नहीं बना पाए। सरकार बनती तो इस भारतीय जनता पार्टी से इनके इस जो इन्होंने एक ये राज जो पिछले 11 साल से चला रहे हैं, जिसमें हर वर्ग को इन्होंने लाठियों से पीटने का काम किया, हर वर्ग की उम्मीदों को तोड़ने का जो काम किया है, हम इससे जनता को छुटकारा नहीं दिला पाए। मैं उम्मीद करता हूं जो कमियां कांग्रेस पार्टी में रही या हमारे अंदर जो कमियां रही, हम उनको दूर करके दुगनी मेहनत से लोगों के लिए सेवा, उनके लिए मेहनत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और आगामी 2029 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। चलो इंतजार करेंगे। लेकिन जैसे जी एक सवाल ये भी मेरा, आपने कहा था कि गलत तो मेरे साथ भी हुआ था, इतनी बड़ी नेता थी कुमारी सैलजा और मंच पर आकर रैली से किसी का उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जबकि ऊपर से कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं था। अब वो मैं अब वो मैं बात भूल चुका। आप नहीं याद दिलाए, भूलने वाली बात नहीं है। नहीं, देखो झटका तो देखो लगता ही है। अब जब आप मेहनत कर रहे हो, आपने अपना सब कुछ लगा दिया हो, आपने इतनी जी जान से मेहनत करी हो पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए, जब मुझे पीड़ा इस बात की है, मेरे साथ मेहनत करने वाले किसी भी व्यक्ति को आप आगे बढ़ाओ, जो मेरे से पहले मेहनत कर रहे हो उनको आगे बढ़ाओ, मुझे कोई पीड़ा नहीं। मैं सुदेश जी, मैं वो व्यक्ति हूं जो ये मानता हूं कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा है तो कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती, और किसी दूसरे के भाग्य में लिखा है तो मैं छीन नहीं सकता। मेरे भाग्य में लिखी थी, मुझे मिल गई, किसी और के भाग्य में अगली बार या कभी भी लिखा होगा उसको मिल जाएगी, मेरे भाग्य में लिखी होगी मुझे मिल जाएगी। रही बात जैसे उससे दिल तो देखो मेरा तो जरूर दुखा, और का तो मुझे नहीं पता कि केवल 2-3 महीने पहले कोई व्यक्ति 20 साल के बाद आया है और हमारे पार्टी की इतनी सीनियर, इतनी सम्मानित नेता उसका हाथ खड़ा करके जा रही हैं, तो पीड़ा तो देखो होती है और तकलीफ तो होती है। सीट क्यों भूल जाते फिर आप लोग? कलायत में तो नॉमिनेशन करा दिया था बिना टिकट मिले। वो तो कैथल में भी हो गया था। हाँ, वो आ रही पास में आ रही थी, कैथल में भी हो गया, कलायत में भी हो गया। उन सीटों का जिक्र क्यों नहीं होता, उन नेताओं का जिक्र क्यों नहीं होता कि पुत्र मोह तो वहां पर भी था और वहां पर भी बिना टिकट बंटे नॉमिनेशन तक फाइल हो गया? नहीं, नॉमिनेशन वहां पर भी किसी को तकलीफ तो हुई होगी, वहां पर भी किसी को दर्द हुआ होगा। नहीं, दर्द उसमें क्या, नॉमिनेशन तो कोई भी भर सकता है। लेकिन ये तो आश्वासन था ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए मेरी बात को। उन्होंने कब नॉमिनेशन भरा, जहां तक मुझे याद है कैथल और कलायत, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस से नॉमिनेशन भर रहे हैं, उन्होंने कहा हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया था दोनों जगह, रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई
हम कांग्रेस से नॉमिनेशन भर रहे हैं या हम निर्दलीय नॉमिनेशन भर रहे हैं, वो ये था कि एक शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि कांग्रेस की जो टिकटें हैं, अब मेरी टिकट तो हिंदुस्तान की सबसे लेट टिकटों में से एक मुझे मिली है, तो तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी आपको, मुझे भी तैयारी रात को करनी पड़ी सारी, जब मेरी लिस्ट नहीं आई 11 बजे तक के इंतजार के बाद, तो मुझे भी तैयारियां करनी पड़ी कि भाई नॉमिनेशन की तो तैयारी करो, पार्टी ने मौका मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर देखेंगे। तो तैयारियां तो सबको करनी पड़ती है। मैं तो कलायत और कैथरीन में बहुत सारे लोग करके बैठे थे। वो तभी तो कह रहा हूं मैं, टिकट तो एक को मिलेगी और जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। भाग्य का आप किसी से छीन नहीं सकते, मैं किसी से छीन नहीं सकता। एक ये भी बहुत दिनों से चल रहा है कि जस्सी पेटवाड़ अपने आप को आम घर का लड़का बोलते हैं, डिफेंडर जैसी करोड़ों की कार में चलते हैं, 2-2 पायलट चलती हैं। अब ये आम घर के लड़के की क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है इसकी? कह रहे 9 महीने में इतना पैसा आ गया। आम घर के लड़के की डेफिनेशन हाँ। क्या होती है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं क्या नहीं होती। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि एक आम घर के लड़के सारा दिन मिट्टी में भरे रहेंगे, या यहाँ से कुर्ता फटा होगा, या वो अच्छा या अच्छा नहीं पहन सकते? मतलब ये धारणा कहाँ है? किस दौर में हम जी रहे हैं? मतलब जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, या कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, उन्हीं के बच्चे अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, हम क्यों नहीं? किसी का हक नहीं मारा जस्सी पेटवाड़ ने, और ना कभी मारूंगा। मैं आम घर से हूं, गरीब घर से हूं, छोटे से किसान का बेटा हूं, लेकिन मेरे पास इतने मजबूत मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत मजबूत हैं। मेरी एक आदेश, मेरी एक इशारे के ऊपर, मेरी एक बात के ऊपर मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार जान छिड़कते हैं। और मैं जब तक इस सृष्टि पे हूं, जब तक मेरा कभी जन्म हो, मेरे को यही तो मेरे यार मिले, यही मेरे भाई मिले, यही मेरे रिश्तेदार मिले। और वो जब तक चीजों को चल रहेगी। अब अगर किसी को ये तकलीफ है, जो मैं आपको एक छोटी सी एक उदाहरण दे देता हूं। जब मैं चुनाव से पहले मेरे पास, मैं हर रोज 40-50 लोग, हम गांव जाते थे दिल्ली, तो गाड़ी का प्रबंध करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरे पास तब भी 4-5 गाड़ियां थी। किसी की दोस्त की मांगी, रिश्तेदार से कहा कि आप और काम चलाइए, 6 महीने मुझे गाड़ी दीजिए, ले ली, चलाई। जब लोग ये कहते थे कि ये पागल हो चुका है, ये इसका मानसिक संतुलन खो चुका है जस्सी पेटवाड़ का, ये धूल फांकता फिर रहा है, टिकट नहीं मिलेगी इसको। मुझे पार्टी ने टिकट दे दी, नालंद की जनता ने मुझे विधायक बना दिया। फिर उन लोगों को ये लगा नया लड़का है, जल्दी फैल होगा, ये हल्के में जाएगा नहीं, दिल्ली चंडीगढ़ रहेगा और ये कामयाब नहीं होगा, और फिर हम लोगों से जाके पूछेंगे कहाँ है तुम्हारा विधायक। आज जब मैं पहले से ज्यादा हल्के में रह रहा हूं, आज जब मैं हर आदमी के फोन उठा रहा हूं, आज जब मैं हर आदमी की उम्मीद पे खरा उतर रहा हूं, तो इन लोगों को लगा कि ये तो उल्ट हो गया, हमारी सोच के विपरीत हो गया। तो इन लोगों ने मेरे पे टारगेट करना शुरू कर दिया, ये तो डिफेंडर गाड़ी रखता है, ये तो पायलट रखता है, ये तो ऐसे कपड़े पहनता है। आप राजनीति में कर रहा हूं, आप कोई मेरे सामने मेरे से सवाल कर रहा है, आप भी राजनीति कर रहे हो, मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ। जस्सी पेटवाड़ बड़ बोले हो गए हैं, दिग्विजय के वाले की कंट्रोवर्सी के साथ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया, तक नहीं चलेगा। मैंने जवाब तो दिया। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं दिग्विजय चौटाला बड़े घर से, इसका मतलब वो कुछ भी बोल सकता है। हम अगर गरीब घर से आगे तो मतलब जवाब भी ना दें। तो मैं तो सिर्फ एक बात इस पे कहना चाहता हूं कि वो लोग मेरे ऊपर राजनीतिक मेरी कोई कमियां निकालें ताकि मैं उनको दूर करूं, मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से लगाएं, और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे को ऊपर पर्सनल लगाएं, मैं किसी के ऊपर पर्सनल आरोप नहीं लगाता। कौन किस में चल रहा है, कौन किस में नहीं, मैं बस ये कह सकता हूं कि ये अधिकार सबके लिए बराबर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सबके लिए लिखा है। मतलब बड़बोलापन दिग्विजय चौटाला जैसा या कोई बड़े घराने का कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगाए और हम उसका जवाब ना दें, मैं इस विचारधारा का मैं नहीं हूं। अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाएगा तो मैं जवाब दूंगा, और मेरा सीधा सा एक सिद्धांत है, मैं किसी के बारे में जब तक आरोप नहीं लगाता जब तक चीजें मैं खुद नहीं देख लेता। दिग्विजय ने आपको टारगेट नहीं किया, दिग्विजय चौटाला ने राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी कहा, उनको सलाह दी,
उनको नसीहत तो आरती दी, राव जी ने जवाब दिया उनको। और उधर किरण चौधरी को लेकर भी उन्होंने बोला, श्रुति चौधरी को लेकर कि चाय बिस्किट वाली मंत्री हैं। अब एक छोटी सी बात बताइए, चाहे किरण चौधरी जी दूसरी पार्टी से हो, चाहे राव इंद्रजीत जी दूसरी पार्टी से हो, ये किस किताब में लिखा है, किस लोकतंत्र में लिखा है कि आप आरोप प्रत्यारोप इतने अच्छे शब्दों से लगाइए, चाय बिस्किट वाली मंत्री है? ये कौन सा, किस तरीके का जवाब है ये? मतलब किस तरीके का आरोप है ये, चाय बिस्किट वाली मंत्री क्या? और फिर आप उसको कह करके दांत फाड़ रहे हैं। आप उनके मंत्रालय के बारे में सवाल उठाइए ना, कितना काम उन्होंने किया है या नहीं किया, उसके ऊपर आरोप लगाइए। बिल्कुल जवाबदेही हमारी है। श्रुति जी हो, आरती जी हो, कोई भी जो बीजेपी के जो आज सरकार में जो मंत्री विधायक बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, हमारी जवाबदेही है कि हम उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन एक सवाल की एक सीमा एक होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे वो युवा है आज या चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को धमकी मिली, कितना बड़ा मुद्दा है। आज प्रदेश का मैं मानता हूं प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, फेलर है इस सरकार का, इस मुख्यमंत्री का, कि इससे बड़ा बुरा हाल हरियाणा प्रदेश का कभी नहीं हुआ। कि आज 15-15 साल के बच्चे अपने प्रिंसिपल की हत्या कर रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे आए दिन गोलियां मार रहे हैं किसी को, हिसार में पुलिस पर हमला हो रहा है, पुलिस पर हमला। ये इस आज मुख्यमंत्री के घर जिले में शराब के ठेकों की बोलियां नहीं लग रही। इतना बड़ा रिवेन्यू हमें मिलता है शराब के ठेकों से। हरियाणा प्रदेश के आधे से ज्यादा शराब के ठेके बिना बोली के पड़े, सिर्फ बदमाशों के डर से, अपराध के डर से। अभय सिंह चौटाला को धमकी मिलती है, एक जो आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको धमकी मिलती है, और दिग्विजय चौटाला जी दांत फाड़ रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। कहां ये कौन सी मर्यादा? क्या ये बड़बोलापन नहीं है? अरे आपके चाचा हैं, वो सगे चाचा हैं, आप मतलब एक साथ रहे हो, आपने 30 साल उनके साथ बिताए हैं, क्या हुआ 2-3-4 साल से आप अलग हुए उनसे, जब धमकी मिली है, ये धमकी अगर किसी दूसरे को, दुष्यंत या दिग्विजय को किसी ने दे दी उठा करके, क्या तब भी हम ये दांत फाड़ेंगे? ये बहुत संवेदनशील गंभीर मुद्दा था सिक्योरिटी का। मतलब हाँ, लोगों, बिल्कुल। जब इतने बड़े नेता को कोई धमका सकता है तो आम लोगों की क्या कुव्वत है? क्या कुव्वत है? बिल्कुल। जब नहीं, प्रदेश में हालात खराब हैं और बहुत बड़ा आज इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हम विधानसभा मानसून सत्र में ये मुद्दा विधानसभा में बड़ी पुरजोर से उठाएंगे कि हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है। जितना सुरक्षा का अधिकार मुख्यमंत्री को है, किसी एमपी को, किसी एमएलए को है, उतना ही सुरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है, और हर व्यक्ति, प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की है। जैसे जी एक और आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं हम, क्योंकि कल से एक फोटो भी वायरल हो रही है आपकी ना, उसमें दुष्यंत भी हैं, दिग्विजय भी हैं, आप लोग किसी स्पोर्ट्स फेयर में हैं। वो कब की फोटो है जिसमें वो कह रहे हैं, लोग क्लेम कर रहे हैं कि अब यहाँ पर जवाब दो कि आपका इनसो से ताल्लुक नहीं मेरे है। साथ तो मैं वो दिखा दूंगी फोटो। नहीं, मेरे साथ ऑडियंस तो को। या मेरे साथ तो दुष्यंत की या दिग्विजय की हजारों फोटो मिल जाएंगी। हाँ। अरे मैंने 2009 से लेकर के 2018 तक दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के साथ काम किया है। चेला बन के काम नहीं किया, पर इनका साथी बन के काम किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकर्ता बन के काम किया है। नहीं, वो आपने लेकिन वो जो फोटो, उन्होंने नहीं समझा ना आपको, कोई बात नहीं, जनता समझा देगी उनको। वो जो फोटो है वो 2016-17 का CDLU सिरसा का है। 3 टीम थी क्रिकेट की, एक मेरी, एक प्रदीप गिल के नेतृत्व में हमारी युवा की टीम थी। उस फोटो के ऊपर लिखा है यूथ 11, यानी यूथ INLD, और दुष्यंत चौटाला खड़े, उनके ऊपर लिखा है MP 11, और पीछे दिग्विजय चौटाला खड़े, उनकी अलग ड्रेस है इनसो की। और फिर किस बात के लिए, छोड़ो ना, अब मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं दिग्विजय चौटाला को, और जितने इसके लोग जो इनसो के हैं, जो भी ये बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। मैं कभी इनसो का पदाधिकारी रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर दिग्विजय चौटाला ने मुझे कभी इनसो का प्रधान बनाया, इनसो का स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया या कुछ बनाया, तो दिग्विजय चौटाला साबित कर दें, तो दिग्विजय चौटाला नहीं साबित होगी ये बात, तो दिग्विजय चौटाला छोड़ दें। ये तो मैं चैलेंज ही दे रहा हूं कैमरे के सामने। चाहे दिग्विजय में दम है तो स्वीकार करें मेरे इस चैलेंज को। कहां छुप गए मुझे पता भी नहीं चल रहा 2-3 दिन से। आपने ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने को लेकर भी एक टिप्पणी की है। मैं आज भी कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का 2020 में गठबंधन हुआ था जींद उपचुनाव को लेकर के।
रात के 11 बजे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 89 या 88 के, जब भी जितनी भी उनकी उम्र थी 18 में, मेरे ख्याल से 85 के आसपास ही होगी उनकी उम्र। मुझे आज भी वो चेहरा याद है जब एक कैमरामैन ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की के सामने लगाया, और बड़ा पीड़ादायक वो पल था मेरे लिए। हालांकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे दादा नहीं है, वो बड़ा पीड़ादायक वो पल था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ये कहते हैं कि ये करते हैं इस जजपा और इस आम आदमी पार्टी का है। एक 85 या 90 साल के बीमार बुजुर्ग को आप 11 बजे अस्पताल से उठा करके जेल भेज रहे हो। दुश्मन भी ऐसा करते नहीं कर सकता जो इन दोनों भाइयों ने किया है। और तभी आदरणीय स्नेहलता जी, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की धर्मपत्नी थी, जो दुष्यंत और दिग्विजय की सगी दादी थी, उन्होंने हॉस्पिटल में मरने से पहले कहा था कि भगवान दुष्यंत और दिग्विजय जैसे पोते किसी के घर में ना दे। अरे जिनके ऐसे कर्म हो, जिस दिग्विजय के ऐसे कर्म हो, जिनकी दादी सगी दादी ये कह दे कि भगवान दुश्मन को भी ऐसे पोते ना दे, वो लोग भी दूसरों के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी, बड़ा अचंभा है। और ये रैली का किल्की कांड भी आप सुना रहे थे कि आपने वाकई में वो सब देखा था कि बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे प्रॉम्प्ट किया गया था मैं कि आप स्टेज ऐसा पे करेंगे, मौजूद था। ऐसा करेंगे। मैं स्टेज पे मौजूद था और मेरे बिल्कुल सामने स्टेज पे मौजूद वो 250-300 वो लड़के थे। किसने तैयार किया था उन लड़कों को? दिग्विजय दुष्यंत ने। पर एक कहानी ये भी बताई जाती दूसरे साइड से, कहानी छोड़ो ना, आप दुष्यंत दिग्विजय के पास जाइए, पूछिए, मेरा नाम लेके ये सवाल पूछिए कि किसने तैयार किया था। मैं कह रहा हूं दुष्यंत दिग्विजय ने तैयार किया था। उन्होंने क्या कहा था कि क्या करना है वहां पर रैली में? उन्होंने क्लियर ये इंस्ट्रक्शन दिए थे पहले वाले दिन भी कि जब अभय सिंह चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला जी बोलना शुरू हो जाएं, उनको भाषण नहीं देने देना है। आया सीएम, आया सीएम, आया सीएम, ये नारा किसका था? जहां दुष्यंत चौटाला जाते वहीं ये नारा चलता था। क्यों बंद नहीं करवाया? अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो निकाला गया, बेचारे जो बंदे हैं ये कह रहे हैं कि हमें आईएनएलडी से निकाला गया। निकाला नहीं गया, तुमने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि तुम्हें इनको तो ये तय था कि जब आईएनएलडी निकालेगी तब हम जाएंगे। इनको ये पहले से ही था कि हम ये करेंगे, गेन करने के लिए। बिल्कुल। अब जब आप 300-400 लोग इकट्ठा करके आया सीएम के नारे लगवा रहे हो, वहां बसपा के साथ गठबंधन था, पार्टी के सबसे बड़े नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बैठे हैं, वहां बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो बैठे, और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात क्लियर कही थी भाषण में कि आप लोग ये सीएम बाद में बनाना, पहले विधायक बना लो। 47 विधायक चाहिएंगे, उसके लिए 40 विधायक चाहिएंगे। आप पहले विधायक बना लो, फिर आप राज बना लो, फिर आप सीएम बना लो। ये ऑन रिकॉर्ड है, तो हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब ये भी ऑन रिकॉर्ड है ना कि वहां अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भाषण नहीं देने दिया गया, किल्की पे किल्की चलती। वो तो ये कहते हैं ना कि माहौल ऐसा था, लोग चाहते ऐसे, जन भावनाएं ऐसी थी कि दुष्यंत आ गया है, दुष्यंत लीड करे। तो आप मानते हैं ये लड़ाई, ये जो लड़ाई थी इन एलओ की, ये मुख्यमंत्री बनने को लेकर थी कि अभय चौटाला नहीं, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होने चाहिए। जो लोग, अब आप एक इसी पॉइंट पे एक बात आ जाती है, जो लोग मेरे जैसे आम घर के लड़के को मतलब इतना भला बुरा बोल सकते हैं कि विधायक बनने के ऊपर कि हमारा चेला था, वो अपने सगे चाचा को जो लोग सहन नहीं कर पाए, वो हरियाणा का भला क्या करेंगे? आप एक बात बताइए, ठीक है, जन भावना थी, आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है, अपने लिए डिसीजन सब लेते हैं, आपने जन भावना थी, डिसीजन ले लिया। आज जन भावना तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, फिर घर क्यों नहीं बैठ जाते? आज जन भावना ये है कि आपके जो जेजेपी के सबसे ऊंचे, सबसे लंबे नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनको 5000 वोट आए, 3 आम घर के लड़के उनसे ऊपर थे, तो बैठ जाओ फिर। जन भावना तो है ही। अगर तुम जन भावना के प्रति विपरीत, जन भावना के प्रति जो निर्णय लेते हो, तो जन भावना तो आज आपको नकार चुकी है बिल्कुल से। पूरे हरियाणा में जेजेपी कहीं दूसरे नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ना, जनता ये रिजेक्टेड है, ये किसी पिक्चर में है ही नहीं। तो फिर आप बैठ जाइए फिर। ये केवल एक चीज थी, इनको ये एहसास हो चुका था कि अब अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तुम मुख्यमंत्री बनोगे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साठ गांठ करके और बहुत बड़ा पैसे का लेन देन करके इन लोगों ने आईएनएलडी के 30% जो वोटर थे, मेरे जैसे जो लाखों कार्यकर्ता आईएनएलडी के थे, उनके भविष्य पे इन लोगों ने लात मारने का काम किया। जो आज कहते हैं ना, ये राज बाबू बेटे ने राज ठुकरा दिया, आया हुआ राज खो दिया।
राज खोना उसको कहते हैं, वो तो लोकतंत्र में थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकतंत्र ने एक फैसला सुनाया कि कांग्रेस की 37 सीट रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी की 48 आ गई। ये तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन का फैसला था, या एक छीना हुआ लोकतंत्र था ये। लेकिन आया राज तो वो था जब आईएनएलडी और बसपा तय हो चुका था, पूरे जन जन मान चुका था। जैसे आज कांग्रेस की हवा थी ना, उस समय 2018 में यही हवा आईएनएलडी बसपा की थी कि राज बन चुका है। और इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर के साजिश करके कुछ नासमझ साथियों के साथ उस राज को ठोकर मार दी। अब हम कुछ दूसरे मुद्दों पर आते हैं। दिग्विजय वाला चैप्टर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर लोग जानना भी चाहते, सुनना चाहते थे। सी टेट का एग्ज़ाम होना है अभी, हम जो बैठे हैं, इसको लेकर युवाओं को पहले बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, और खासतौर पर कांग्रेस आरोप लगाती कि बहुत धांधलेबाजी है। देखिए, सीईटी जो है, मैं तो ये कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, बट ये इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सीईटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात, सीईटी हो कब रहा है? 26 और 27 को, तीज त्योहार के दिन सीईटी को सरकार ने जो एग्जाम रखा है। एक मीम चल रहा था, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हरियाणा के युवा डिसाइड नहीं कर पाए कि कावड़ लेकर आए, कोथली देने जाएंगे, सीईटी का एग्जाम देने जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिवरात्रि है, तीज है, और उसके ऊपर, तीज के ऊपर आपने सीईटी रख दिया। ये वही हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि हम होम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सेंटर देंगे। आज तक मुझे सरकार का एक पैमाना समझ नहीं आया। एक हिसार का बच्चा हिसार तो नकल करेगा, और वो रेवाड़ी, भिवानी, दादरी या पंचकुला, कुरुक्षेत्र आके नकल नहीं करेगा। मुझे कभी ये समझ नहीं आया। आप यूसीजी के एग्जाम जो है, इतने बड़े एग्जाम है, वो होम डिस्ट्रिक्ट पे हो रहे हैं, और सीईटी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम है, आप उसके लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 150, 200 किलोमीटर बच्चों को भेज रहे हैं। आर्थिक बोझ एक बेरोजगार के ऊपर पड़ रहा है। वो कह रहे बस पहले चला दिन रहे हम लोग। नहीं, बसेज आप चला रहे हो, उससे क्या समाधान हो जाएगा? क्या बसेज हर जगह चल रही हैं? क्या सीट जो सीईटी देने जो बच्चे जा रहे हैं, क्या उनकी लोकेशन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से सेट है? किसी का सेंटर कहीं है, किसी का सेंटर कहीं है, पहले वाले दिन तो जाना पड़ेगा। अब होम डिस्ट्रिक्ट पे आज तक ये पैरामीटर मुझे समझ नहीं आया कि होम डिस्ट्रिक्ट में नकल लगेगी। सरकार किस लिए है? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है नकल बंद करना? और अब तो नकल बंद करने की जरूरत नहीं है। हर पेपर लीक हो रहा है, हर एग्जाम टाइम से पहले लीक हो रहा है। यह सरकार की इतना बड़ा इस सरकार का फेलियर है कि हर एग्जाम पेपर लीक है। ये पेपर लीक सरकार है। और आप सीईटी, एक और बात मैं बताता हूं, मेरी इस सरकार से मांग है, सीईटी को केवल 3 साल के लिए आपने वैलिड किया हुआ है। उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल के लिए। किस लिए? अगर 3 साल के बीच में कोई भर्ती नहीं निकली तो एक बार फिर से उसे सीईटी के लिए जाना पड़ेगा। जैसे एचटेट, सीटेट लाइफ टाइम वैलिड है, सीईटी को लाइफ टाइम वैलिड किया जाए, और जो किसी भी एग्जाम का सेंटर जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए। अगर सरकार इस बात से डर रही है कि नकल होगी, तो जिम्मेवारी सरकार की है, वो तय करे कि एग्जाम में कोई धांधली ना हो। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये तय करे कि कम से कम कोई ना कोई तो ऐसा एग्जाम आएगा जिसका पेपर लीक नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ले लिया हमने आपका। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो अभी भी नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। संगठन बनाना था, उसको लेकर भी अभी फैसला नहीं हुआ। मॉनसून सेशन आने वाला है, क्या ये वाला सेशन भी बिना एलओपी के चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और बहुत बहुत जल्द आपको कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस की ओर से विपक्ष का नेता जो है, विधायक दल का जो नेता है, वो जल्द से जल्द आपको मिलेगा। और बहुत जल्द इसकी घोषणा आपके माध्यम से ही हरियाणा प्रदेश के लोग सुनेंगे, पत्रकारों के माध्यम से ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मॉनसून सेशन के लिए। और हम चाहें कि जो 2 युवा आपस में लड़ रहे हैं, ये एक युवा जिसको चुना है नारनौंद की जनता ने, वो मॉनसून सेशन में युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। ये बयानबाजी किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। मजा आता है लोगों को बातचीत ही सुन के, लेकिन इससे भला किसी का नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ये वाद विवाद से किसी का भला नहीं होता। और पहले 2 सेशन की तरह ये चुना हुआ नौजवान
आपको नारनौंद के लिए और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी मजबूती से एक बार फिर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जनता की आवाज को बड़ी बुलंदी से उठाया है। और हम भारतीय जनता पार्टी से, इस सरकार से एक एक सवाल का हिसाब, एक एक चीज का हिसाब इससे लेने का काम करेंगे, ताकि इस लोकतंत्र में जो विपक्ष का धर्म है, जनता के लिए सरकार की जवाबदेही तय करना, वो जवाबदेही हम सरकार की तय करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।